हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी बच्चे पार्ट थर्ड का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि बच्चे आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए कुछ मोस्ट वीवीआई 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अगर आप शिद्दत से हमारी ये क्लास देख लेते हो तो आपके पेपर में जो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आज के इस क्लास के बाहर बच्चे एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। जिसमें देखिए तो हम लोग सबसे पहले कुछ प्रमुख रचना और उसके रचनाकार के बारे में देखेंगे और इसके बाद प्यारे बच्चे जो आपका चैप्टर्स है, चैप्टर्स वाइज हम लोग जैसे कि कर्मभूमि चैप्टर हो जाता है, इसके बाद आप देखोगे तो आपका जैसे कि सिंदूर की होली चैप्टर हो गया, इसके बाद देखिए तो दिव्या चैप्टर हो गया। तो इस तरीके से जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड प्यारे बच्चे जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने बच्चे सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचे हुए हैं और इतने कम समय में मैं आपको इतनी बेहतरीन तैयारी करवा के दे रहा हूं, तो आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। सेशन को बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह के क्लास के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अंत में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ प्रमुख रचना और उसके रचनाकार कौन हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए सबसे पहली रचना नाम याद रखना है आपको, हीली वॉन की बत्तखें। हीली वॉन की बत्तखें प्यारे बच्चे किसके द्वारा लिखा गया है, तो अज्ञा साहब के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो बिपथगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका अज्ञा जी की रचना हो जाता है। तो आप अज्ञा का कौन कौन सा रचना याद रखोगे, हीली वॉन की बत्तखें और बिपथगा। इसके बाद देखिए कफन रचना किसकी है प्यारे बच्चे, तो कफन जो है यह आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी का रचना हो जाता है। किसका रचना हो जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का रचना हो जाता है। फिर देखोगे उसने कहा था किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसने कहा था प्यारे बच्चे यह रचना किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। चंद्रधर गुलेरी शर्मा। ये सारे नोट्स याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस का बनना निश्चित है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब उल्टाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस कभी न कभी पेपर में पूछे गए हैं। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा यहां पर गुंडा शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है बच्चे, तो गुंडा शीर्षक जो है यह आपके जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, आप कहोगे सर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है गुंडा। इसके बाद देखिए शरणागत किसकी रचना है, तो शरणागत की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यह आपका वृंदावन लाल शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, वृंदावन लाल शर्मा जी की रचना हो जाता है शरणागत। कानों में कंगना किसके द्वारा लिखा गया है, तो कानों में कंगना कौन पहनती है, राधिका पहनती है, यानी कि राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है बच्चे, क्या याद रखोगे, राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा क्या लिखा गया है, तो कानों में कंगना लिखा गया है। चलो आगे देखेंगे। अगला नंबर है ताई। ताई किसकी रचना है बच्चे, तो ताई जो है यह विश्वंभर नाथ शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, विश्वंभर नाथ शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। वैसे आप इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हो, विश्वंभर नाथ शर्मा जी अगर याद नहीं रहता है तो आप आराम से याद रख सकते हो कौशिक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा बच्चे, कौशिक के द्वारा लिखा गया है। समझ गए। चलिए आगे देखेंगे तो दुखवा में कासे कहूं मोरी सजनी, ठीक है, सजनी से मैं अपनी दुखवा कैसे कहूं किसके द्वारा लिखा गया है, तो चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया है बच्चे। किसके द्वारा, आप कहोगे गुरुजी चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया है। फिर आगे देखोगे तो यहां पर अगला क्वेश्चन कहता है काकी किसकी रचना है बच्चे, तो काकी रचना किसके द्वारा किया गया है, तो सिया शरण गुप्त के द्वारा किया गया बच्चे। किसके द्वारा किया गया है, सिया शरण गुप्त जी की रचना हो जाता है काकी। चलिए आगे देखेंगे तो अगला नंबर सच का सौदा। सच का सौदा बार बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना किसकी रचना है, सौ से सच और सौ से सुदर्शन। ठीक है, सौ से सच और सौ से सुदर्शन आप याद रख सकते हो। चलिए आगे मिठाई वाला किसकी रचना है प्यारे बच्चे, तो मिठाई वाला ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, आप कहोगे गुरुजी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। चलो आगे देखेंगे खुदाराम किसकी रचना है, तो खुदाराम जो है प्यारे बच्चे ये आपके बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, बेचन शर्मा उग्र जी के द्वारा क्या लिखा गया, तो खुदाराम लिखा गया। समझ में आ रही है बात। चलिए अगला देखेंगे। अगला नंबर यहां से देखो क्या आ जाता है, अगला नंबर है रेल की रात। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आप कहोगे गुरुजी किसके द्वारा लिखा गया है रेल की रात, तो यहां पर देखिए इलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, इलाचंद्र जोशी जी की रचना हो जाती है आपका रेल की रात।
इंस्टॉलमेंट किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चे? तो इंस्टॉलमेंट जो है आपका भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा आपका इंस्टॉलमेंट रचना किया गया है। मकरील किसकी रचना है बच्चे? यशपाल की रचना है। मकरील किसकी रचना है? आप कहोगे गुरुजी यशपाल की रचना है। समझ गए ना? मैं आपको काफी कम समय में काफी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। चलिए बच्चे अगला नंबर सवाल देखिएगा। क्वेश्चंस कहता है तत्सत किसकी रचना है? ये भी बार बार एग्जाम में आया है और याद रखना तत्सत जो है प्यारे बच्चे यह जैनेन्द्र कुमार की रचना है। किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना हो जाता है आपका तत्सत। इसके बाद देखो हुक किसकी रचना है? तो हुक की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यह आपके विद्यालंकार की रचना है। किसकी रचना है? विद्यालंकार की रचना हो जाएगा आपका हुक। फिर देखो डाची किसकी रचना है प्यारे बच्चे? तो डाची जो है आपका उपेंद्र नाथ अस्क का रचना है। किसका रचना है? उपेंद्र नाथ अस्क की रचना हो जाता है आपका डाची। चलो अगला नंबर देखिएगा। रहमान का बेटा किसने लिखा? तो रहमान का बेटा प्यारे बच्चे यह किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर की रचना हो जाती है रहमान का बेटा। फिर लाली की शादी किसने लिखा है भाई? तो लाली की शादी रचना जो है यह राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा बच्चे? राधा कृष्ण। साबुन रचना किसकी है भाई? साबुन रचना जो है आपका किसका हो जाता है? तो द्विजेंद्र नाथ का हो जाता है। किसका हो जाता है बच्चे? द्विजेंद्र नाथ जी की रचना हो जाता है। द्विजेंद्र नाथ मिश्र जी की रचना। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर रचना याद रखिएगा। हिरनी किसकी रचना है? तो हिरनी जो है प्यारे बच्चे आपके किसके रचना हो जाते हैं? तो चंद्र किरण की रचना है। किसकी रचना है? हिरनी आपका चंद्र किरण का रचना है। गजल किसकी रचना है बच्चे? तो गजल जो है आपका किसका रचना हो जाता है? तो रांगे राघव की रचना हो जाता है। किसका रचना? रांगे राघव की रचना हो जाता है आपका गजल। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी रचनाएं, हालांकि इसका पीडीएफवा जो है ना मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से इसको याद करने में आपको सुविधा होगी। वैसे आप इसको देखकर अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चैप्टर बाय चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला नंबर पर आ जाता है आपका कर्म भूमि, ठीक है। कर्म भूमि चैप्टर की बात करेंगे बच्चे, काफी सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको कर्म भूमि के बारे में पूछा जा सकता है कि कर्म भूमि जो है यह कौन सी विधा है। अब विधाओं की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो कर्म भूमि जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है गुरुजी? उपन्यास हो जाता है। कर्म भूमि क्या है? उपन्यास है। और किस प्रकार का उपन्यास है ये भी तो पूछा जा सकता है। आप कहोगे गुरुजी इसमें राजनीति पर चर्चा किया गया है, अर्थात कर्म भूमि जो हो जाता है हमारा राजनीतिक उपन्यास हो जाता है। कैसा उपन्यास हो जाता है गुरुजी? राजनीतिक उपन्यास हो जाता है। समझ गए? कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन कब होता है बच्चे? तो देखिए कर्मभूमि उपन्यास जो है इसका पहला प्रकाशन जो होता है 1932 ईस्वी में होता है। ये प्रकाशन वर्ष भी याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए कर्मभूमि उपन्यास लिखा किसके द्वारा गया है? तो आप कहोगे कर्मभूमि उपन्यास जो है यह मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। समझ गए? ये तीन बात तो आपको याद ही रखनी है कर्मभूमि उपन्यास के बारे में। सबसे पहला कर्मभूमि क्या है? तो उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? तो राजनीतिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब होता है? तो कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन 1932 ईस्वी में होता है, पहला प्रकाशन। इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चे? तो मुंशी प्रेमचंद्र इसके लेखक है। अब देखो आपको उलझाने के लिए क्वेश्चंस जो है इसके विभिन्न पात्रों से पूछ लिया जाता है। जैसे देखो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अमरकांत जो है यह किस शीर्षक का या किस उपन्यास का पात्र है। तो वैसे स्थिति में आपको तो याद रहना चाहिए, है कि नहीं? तो आप याद रखोगे कर्मभूमि उपन्यास का पात्र हो जाएगा कौन? अमरकांत, ठीक है। अमरकांत जो कि आपके कर्मभूमि उपन्यास का नायक भी है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्मभूमि उपन्यास का नायक कौन है? तो आप कहोगे अमरकांत है। इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारा पात्र है। जैसे कि देखिए सुखदा, सुखदा की बात करेंगे, ये भी कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है जो कि एक महिला पात्र है। और सुखदा क्या है प्यारे बच्चे? तो यह आपके कर्मभूमि उपन्यास की नायिका हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए समरकांत की बात करते हैं बच्चे, तो समरकांत कौन है? तो यह अमरकांत के पिताजी हैं, ठीक है। किसके पिताजी हैं? तो आपसे पूछेगा अमरकांत के पिता का नाम क्या है? आप क्या कहोगे? अमरकांत के पिता का नाम हो जाता है समरकांत। रेणुका देवी की बात कर लेते हैं, तो यह सुखदा की माँ है प्यारे बच्चे, ठीक है। रेणुका देवी कौन है? सुखदा की माँ हो जाती है रेणुका देवी, समझे। चलिए आगे देखेंगे, नैना की बात कर लेते हैं। तो नैना जो है प्यारे बच्चे यह अमरकांत की बहन है। किसकी बहन है? नैना अमरकांत की
बहन हो जाती है। फिर आप देखोगे तो सलीम की बात कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र है भाई साहब आपके इस कर्मभूमि उपन्यास का, समझे ना। सलीम की बात करते हैं तो ये हालांकि अमरकांत का दोस्त होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? अमरकांत का दोस्त होता है। अगर इसके पिता के नाम के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो देखो, इसका नाम सलीम है और एकरा पप्पा का नाम हलीम है। ठीक है, सलीम और हलीम याद रख सकते हो ना। पिता का नाम क्या हो जाता है? सलीम का हलीम हो जाता है। और बाद में जो है सलीम क्या बन जाता है बच्चे? तो आप कहोगे सर यह जो सलीम है यह बाद में चलकर आईसीएस अधिकारी बन जाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा, समझ गए। पूछा जा सकता है कि कर्मभूमि उपन्यास में जो है आईसीएस अधिकारी कौन बनता है? तो सलीम बनता है, समझे ना। मुन्नी की बात कर लेंगे बच्चे, तो मुन्नी भी आपका जो है एक प्रकार से कहे तो यह आपके कर्मभूमि उपन्यास की पात्रा है। ठीक है, महिला पात्र है। और देखिए ये एक प्रकार से बलात्कार की शिकार रहती है। किसका शिकार रहती है प्यारे बच्चे? बलात्कार की शिकार जो है यह लड़की रहती है। इसके बाद डॉक्टर शांति कुमार की बात कर लेंगे तो यह अमरकांत के गुरुजी हो जाते हैं। ठीक है, अमरकांत के गुरु कौन हो जाते हैं? तो अमरकांत के गुरु हो जाते हैं डॉक्टर शांति कुमार, जो कि एक प्रोफेसर होते हैं, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर सकीना की बात कर लेते हैं। तो सकीना जो है प्यारे बच्चे, यह अमरकांत का जो चौकीदार होता है ना, चौकीदार, उस चौकीदार की क्या होती है? तो पोती होती है, समझ गए, चौकीदार की पोती होती है। फिर आत्मानंद की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो आत्मानंद एक प्रकार से गौण पात्र है। और आत्मानंद के साथ साथ यहाँ पर एक और पात्र का नाम याद रखिएगा, काले खां। क्या याद रखोगे? काले खां। तो ये सारे पात्र जो है प्यारे बच्चे आपके किसके हो जाते हैं? कर्मभूमि उपन्यास के। कौन कौन से पात्र के बारे में मैंने आपको बताया? जैसे कि अमरकांत जो कि नायक है, सुखदा जो कि नायिका है, समरकांत जो कि अमरकांत के पिता हैं, रेणुका देवी जो कि सुखदा की मां है, नैना जो कि अमरकांत की बहन है, सलीम जो कि अमरकांत का दोस्त है। सलीम के पिता का नाम क्या है? हलीम है। और सलीम बाद में आईसीएस अधिकारी बन जाता है। मुन्नी जो कि एक बलात्कारी लड़की है ना, बलात्कारी लड़की है। इसके बाद जो है बच्चे डॉक्टर शांति कुमार जो है यह अमरकांत के गुरु हो जाते हैं, जो कि एक प्रोफेसर रहते हैं। सकीना जो कि अमरकांत के चौकीदार की पोती होती है। इसके बाद आत्मानंद और कालेखा जो कि एक गौण पात्र है इस नाटक का, समझ गए। तो इस तरीके से इन सभी पात्रों का नाम आप याद रखोगे। पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछेगा सलीम किस उपन्यास का पात्र है, क्या कहोगे? सर सलीम जो है यह कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। जब याद रहेगा यहां से तभी ना लिख पाओगे भाई। तो आपको ये सारे पात्र का नाम याद रखना है। आप लोग कॉपी में नोट कर लो और रट्टाफिकेशन की तरह जो है पूरे अच्छे तरीके से रट जाओ इसको। देखिए भाई साहब, अगला हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर, जो कि हमारा क्या है? सिंदूर की होली। अब सिंदूर की होली की बात करेंगे तो इसकी विधा क्या होगी बच्चे? सिंदूर की होली एक प्रकार का नाटक है प्यारे बच्चे। क्या है? सिंदूर की होली एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, जो कि हमारे सामाजिक परिदृश्यों पर आधारित है। किस पर आधारित है? आप कहोगे सर सामाजिक परिदृश्यों पर आधारित है। ठीक है, इसका प्रकाशन कब होता है? तो 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है बच्चे। कब होता है? 1934 ईस्वी में सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन होता है। किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहोगे सर लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा क्या किया गया है? तो सिंदूर की होली नाटक को लिखा गया है। इसमें कुल कितने अंग है? तो आप याद रखोगे आपके सिंदूर की होली नाटक में 3 गो अंग है। कितने अंग है बच्चे? 3 गो अंग हो जाएगा। चलो आगे देखो, इसमें ऐसे भी याद रख सकते हो, सिंदूर की होली टोटल क्या गो शब्द हो गया भाई? 3 गो शब्द, यानी कि इसमें क्या गो अंग हो जाएगा? तो 3 गो अंग हो जाएगा। याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इस नाटक में बच्चे नारी को कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो विवाह से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। कैसी समस्या उत्पन्न होती है बच्चे? विवाह से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। इसका आधार क्या रहा है बच्चे? तो इसका आधार तो मैंने आपको बताया कि समस्या प्रधान नाटक है। क्या है? समस्या प्रधान नाटक है, यानी कि यहाँ पर आपको नारियों की समस्या के बारे में बताया गया, समस्या प्रधान नाटक, समझ गए। चलिए आगे हम यहाँ पर इसके भी कुछ पात्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि पात्र से क्वेश्चंस का आना फिक्स है। 3 से 4 क्वेश्चंस भैया आपको पात्र वाला ही पूछा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो यहाँ पर देखिए किसी भी चैप्टर से पूछ लेगा, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। जैसे कि भाई साहब बात करेंगे, यहाँ पर देखना कहता है कि आपका जो सिंदूर की होली नाटक है, इसमें एक पात्र है मनोरमा। अब मनोरमा की बात करेंगे बच्चे, तो मनोरमा एक प्रकार से कहे तो यह विधवा महिला होती है। क्या होती है बच्चे? मनोरमा क्या होती है? विधवा महिला होती है। एक तरीके से इसको मुख्य पात्र भी कहा जा सकता है, या मुख्य नायिका भी आप कह सकते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो आपके सिंदूर की होली नाटक जो है, इसकी नायिका कौन है? चंद्रकला है। कौन है बच्चे? नायिका कौन हो जाएगा? चंद्रकला हो जाएगा। ठीक है, जो कि मनोरमा का ही क्या होता है? दोस्त होता है, मित्र होता है, समझे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर एक और पात्र है जिसका नाम है रजनीकांत।
अब रजनीकांत का मतलब वो फिल्म वाला मत समझ लेना, यहाँ पर इस नाटक में एक पात्र है जिसका नाम है रजनीकांत, ठीक है, जो कि कहे तो मनोरमा का क्या होता है बच्चे, तो मनोरमा का जो है यह आपका अभिभावक होता है। मनोरमा का क्या होता है, अभिभावक होता है। इसके बाद आप देखोगे मुरली लाल की बात कर, मुरारी लाल की बात कर लेते हैं, तो मुरारी लाल जो है यह आपके मनोरमा का क्या होता है बच्चे, पिता होता है। क्या होता है, मनोरमा का पिता होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रजनीकांत की बात करेंगे बच्चे तो रजनीकांत जो है ध्यान रखना, यहाँ पर मनोरमा का आशिक होता है, मतलब मनोरमा से ये प्यार करता रहता है, समझ गए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस बात को याद रखिएगा। रजनीकांत कौन होता है, तो मनोरमा से प्यार करता रहता है, प्रेम करता रहता है, अर्थात हम आशिक कह सकते हैं। मुरारी लाल जो है मनोरमा का पिता है, ठीक है, मुरारी लाल कौन है बच्चे, मनोरमा का पिता है। माहिर अली की बात करेंगे बच्चे, तो माहिर अली भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र है जिसका प्रभाव जो है हमेशा आपको मनोरमा पर देखा जाता है, समझे। इसके बाद देखिए तो इसमें और भी पात्र देखने को मिलेंगे, जैसे कि मनोज शंकर हो जाता है, भगवत सिंह हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपको 6-7 पात्र याद रखने हैं सिंदूर की होली नाटक का। जैसे मान लीजिए पेपर में आपसे पूछा कि रजनीकांत जो है यह किस नाटक का पात्र है, तो आप कहोगे सिंदूर की होली नाटक का पात्र है। पूछा जाएगा मुरारी लाल किसके पिता हैं, तो मुरारी लाल भाई साहब आपके मनोरमा के पिता हैं। इसलिए मैं ये सारा चीज लिख दे रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा ना तो आप इजीली उसको हल कर पाओगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपको सेम प्रकार से सभी चीजों को याद रखना है, समझे। आगे बढ़िए, अगला यहां से देखो, अगला चैप्टर आ जाता है आपका दिव्या। अब दिव्या चैप्टर की बच्चे बात कर लेते हैं, तो ध्यान देना, यहाँ पर दिव्या जो है यह कौन सी विधा हो जाती है, तो दिव्या एक प्रकार का उपन्यास है प्यारे बच्चे। क्या है, दिव्या उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब होता है बच्चे, 1945 ईस्वी में दिव्या उपन्यास का प्रकाशन होता है। इसके लेखक कौन है, तो यशपाल के द्वारा जो है आपके दिव्या उपन्यास को लिखा गया है। ये 3 बात आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे बच्चे, तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है यह बौद्ध कालीन है, यानी कि यह रचना जो है बौद्ध काल में किया गया, समझ गए। इसके प्रेरणा स्रोतों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका समकालीन भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकालीन भारत, ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए, समकालीन भारत जो है बच्चे क्या हो जाएगा, तो इसका प्रेरणा स्रोत हो जाएगा। वैसे देखिए, अगर आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछे कि दिव्या उपन्यास जो है यह आपका ऐतिहासिक उपन्यास है या काल्पनिक उपन्यास है, तो आप क्या कहोगे बच्चे, यह जो उपन्यास है यह काल्पनिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है बच्चे, दिव्या उपन्यास जो है एक प्रकार का काल्पनिक उपन्यास है, यानी कि इसमें काल्पनिक दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। क्लियर है, तो इतनी सारी बातें आपको दिव्या उपन्यास के बारे में याद रखना है। बाकी अगर इसके पात्रों की बात करेंगे तो इसमें भी बहुत सारा पात्र है और काफी सारे ऐसे पात्र हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए दिव्या की बात कर लेते हैं, तो दिव्या तो वैसे भी इस नाटक का क्या कहते हैं, उपन्यास का क्या हो जाएगा बच्चे, सबसे प्रमुख पात्र हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नाम पर ही इस उपन्यास का नामकरण किया गया है। तो यह आपका मुख्य नायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, मुख्य नायिका हो जाएगा इस उपन्यास का। इसके बाद पृथुसेन की बात करते हैं बच्चे, तो यह आपके शूद्र वंश का क्या होता है, तो एक वीर पुरुष होता है, ठीक है, शूद्र वंश का क्या होता है, वीर पुरुष होता है पृथुसेन। इसके बाद देखिए मारीस की बात करते हैं, तो मारीस जो है बच्चे यह चार्वाक दर्शन का क्या होता है, चार्वाक दर्शन का समर्थक होता है, ठीक है, चार्वाक दर्शन का समर्थक कौन होता है बच्चे, समर्थक, तो यह आपका मारीस होता है। रुद्रधीर की बात करते हैं बच्चे, तो यह एक आचार्य है। रुद्रधीर क्या है बच्चे, यह एक आचार्य है। वैसे ही देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं धर्मस्थ की, तो धर्मस्थ जो है यह दिव्या का परदादा है, ठीक है, किसका परदादा है प्यारे बच्चे, दिव्या का परदादा कौन हो जाता है, तो आप कहोगे धर्मस्थ हो जाता है, जो एक न्यायाधीश भी थे। क्या थे, न्यायाधीश, यानी कि जिसको हम लोग जज कहते हैं, समझ गए ना। तो इतनी सारी चीजें याद रखेंगे। यहाँ पर पेपर में जैसे पूछेगा बताइए पृथुसेन किस उपन्यास का पात्र है, तो आप कहोगे सर दिव्या उपन्यास का पात्र है, समझ गए ना। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछेगा कि मारीस किस उपन्यास का पात्र है, तो आपको याद रहेगी तब तो बताइएगा। तो आपको याद रखना है ये जो आपका दिव्या उपन्यास है इसके कौन कौन से पात्र हो जाते हैं, तो पात्र हो गया आपका दिव्या, पृथुसेन, मारीस, रुद्रधीर, धर्मस्थ, और इसके कुछ गौण पात्रों के बारे में भी याद रखिएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रत्नगर्भा, जो कि बार बार पूछा जाता है और इसका बहुत कम चर्चा किया गया इस उपन्यास में, समझे ना। लेकिन जब पूछा जाता है तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना तो आपको हर शिक्षक पढ़ा देगा, लेकिन कुछ गौण पात्र बच्चे याद रखिएगा, जैसे कि चंद्रधर हो जाता है, जैसे कि रत्नगर्भा हो गया। मल्लिका के बारे में भी बार बार पूछ लिया जाता है, कौन से उपन्यास का पात्र है। इसके बाद देखिए तो प्रेस्थ और सीरो, ये सब एक प्रकार से कहे तो दिव्या उपन्यास का गौण पात्र है,
समझे? तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखोगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे और भी चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स पर मैं एक और अलग से क्लासेस लेकर आऊंगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा एक साथ क्लियर कर दूंगा। ये पार्ट 1 रहा, और पार्ट 2 में बच्चे मैं आपको पूरा का पूरा जितना भी चैप्टर छूटे हुए बच गए हैं, उसमें हम सभी चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि पेपर में आपका जो ये 10 दूना 20 नंबर है ना, ये सीधा सीधा आपको मुट्ठी में देखने को मिले। बाकी देखिए तो पेपर नंबर 5 के लिए बच्चे मैंने आपको गेस क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। पेपर नंबर 5 के लिए मैंने गेस क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जितने भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, जितने भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि पेपर में आप 90% से ज्यादा मार्क गेन कर पाएंगे। और वैसे मैं आपको क्या ही बताऊं, आपने हमारे क्लास को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देखा, आपने बेहतर अंक गेन किया है, तो यहां भी पूरी उम्मीद रहेगी कि आप बच्चे बेहतर से बेहतरीन अंक गेन कर पाओगे। समझ गए ना? तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, ताकि सारे बच्चे को हेल्प मिल सके। विशेष आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।